हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और यहां से आपको सीटेट के एग्जाम में 1 या 2 नंबर के प्रश्न जरूर मिलते हैं। आज हम बात कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज का इतिहास क्या है और इसका प्लेस क्या है। यहां से आपने देखा होगा कई बार इसके प्लेस से प्रश्न आपको एग्जाम में मिल जाता है कि एनसीएफ के अकॉर्डिंग इंग्लिश कैसी भाषा है या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंग्लिश एक कैसी भाषा है। या आपको ऐसे प्रश्न मिल जाते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज की स्टार्टिंग इंडिया में कब से हुई। तो आज हम इसी पर बात करेंगे और यहां से 2 नंबर आपके पक्के हैं, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें आप। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1813 में एक चार्टर आया था और इंग्लिश टीचिंग इंडिया में होनी है नहीं होनी है इसके बीज आपके यहीं से बो दिए गए थे। 1813 का चार्टर आया था, इसके अकॉर्डिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज ऑथराइज्ड टू स्पेंड अ सम ऑफ नॉट लेस देन 1 लाख ऑफ रुपीस पर ईयर ऑन द रिवाइवल एंड प्रमोशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, कल्चर, साइंस एंड द टेक्नोलॉजी। यानी इंग्लिश लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, उसकी साइंस, उसकी टेक्नोलॉजी, उसके लिटरेचर, इन सभी चीजों को प्रमोट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कम से कम 1 लाख रुपए पर ईयर इंग्लिश लैंग्वेज के डेवलपमेंट पर इन्वेस्ट करने का निश्चय किया। लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज की स्टार्टिंग इंडिया में मानी जाती है वो मानी जाती है 1835 से। 1835 was the year when the first debate took place regarding the teaching of English in Indian schools। 1835 से इंग्लिश लैंग्वेज की टीचिंग इंडियन स्कूल्स में स्टार्ट हुई। और यहां पर आपको ये बात याद रखना है, उस समय जो लॉर्ड मैकाले थे वो ब्रिटिश एजुकेशनल बोर्ड के डायरेक्टर थे और इन्होंने इंडिया में इंग्लिश टीचिंग को पढ़ाए जाने का जोरदार समर्थन किया। इसके अलावा जब हमारा देश आजाद हो गया तो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होने के बाद जब हम ये देख रहे थे कि हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी हो, तो वहां पर कोई भी ऐसी लैंग्वेज नहीं थी जिस पर कि सभी विद्वान एकमत हो सकते। उसका कारण था नेशनल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें कि पूरे राष्ट्र को में बोली जाती है, जो पूरे राष्ट्र को कवर करे। तो हमारे पास में कोई भी ऐसी लैंग्वेज नहीं थी जो कि पूरे इंडिया में बोली जाती हो। आज भी हमारी इंडिया में पूरी तरह से बोली जाने वाली इंग्लिश के अलावा और कोई लैंग्वेज नहीं है। आपको इंग्लिश के नेटिव स्पीकर्स लगभग हर स्टेट में मिल जाएंगे, इसके अलावा बाकी कोई भी लैंग्वेज ऐसी नहीं है जिसके नेटिव स्पीकर्स आपको हर स्टेट में मिल पाए। तो यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज को इसीलिए 15 इयर्स के लिए, यानी अप टू 1965, 1965 15 इयर्स के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। ये कब किया गया? 1950 में। और कब तक किया गया? 15 इयर्स, यानी 1965 तक इंग्लिश वाज डिक्लेयर्ड टू बी ऑफिशियल लैंग्वेज। उसके बाद पार्लियामेंट एक्ट जो 1965 में आया था, According to the Parliament Act of 1965, English was declared to be the associate office language। अब इंग्लिश को यहां पर एसोसिएट लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया 1965 में। तो यहां पर आपको याद रखना है, जैसे ही हमने इसको एसोसिएट लैंग्वेज का दर्जा दिया तो यहां पर एक प्रश्न और आता है, क्या इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज इंडिया में कहा जा सकता है? तो याद रखना, इस समय आप इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज नहीं कह सकते, क्योंकि एसोसिएट लैंग्वेज फॉरेन लैंग्वेज नहीं कही जा सकती। ये इसका एक प्रश्न भी आपका आ चुका है जिसमें पूछा गया था, विच इज नो लॉन्गर अ पोजीशन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। द आंसर वाज फॉरेन लैंग्वेज। तो आप इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज नहीं कह सकते। इसके अलावा आपको याद रखना है, जो आपका एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसके अकॉर्डिंग इंग्लिश या तो आपकी सेकंड लैंग्वेज है या फिर आपकी ग्लोबल लैंग्वेज है। एनसीएफ के अकॉर्डिंग या तो हम इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज मानते हैं या फिर ग्लोबल लैंग्वेज मानते हैं। यहां से ही प्रश्न आपका आ जाता है कई बार, और आ भी चुका है, जिसमें पूछा गया था कि एनसीएफ के अकॉर्डिंग इंग्लिश इज, अब उसमें आपके 4 ऑप्शन थे जिसमें आंसर आपका ग्लोबल लैंग्वेज था, सेकंड लैंग्वेज ऑप्शन में नहीं था। आपको यह बात याद रखनी है, अगर सेकंड लैंग्वेज ऑप्शन में है तो आपको यही टिक करना है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है
तो आपको ग्लोबल लैंग्वेज पर टिक करना है। और याद रखना ग्लोबल लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है? दैट इज स्पोकन इन ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक ऐसी लैंग्वेज जो संसार के लगभग हर हिस्से में बोली जाती है, उसे हम ग्लोबल लैंग्वेज कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लैंग्वेज के डेवलपमेंट की, कि इंग्लिश को पढ़ाया क्यों जाता है, इसके पीछे टारगेट क्या है, व्हाट आर द गोल्स रिगार्डिंग द टीचिंग ऑफ इंग्लिश। तो अब हम गोल्स के बारे में बात करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाने के पीछे दो गोल हैं। फर्स्ट वन इज कंसिडर्ड टू बी लैंग्वेज डेवलपमेंट, and second one is literature development. लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड लिटरेचर डेवलपमेंट। अब ये लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है और लिटरेचर डेवलपमेंट क्या है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज का अर्थ क्या है? अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके माध्यम से आप अपनी फीलिंग्स को, अपने विचारों को शेयर कर सकते हैं। तो यहां पर आपको याद रखना है लैंग्वेज के जितने भी कंपोनेंट्स हैं या लैंग्वेज के जितने भी स्किल्स हैं, उनका डेवलपमेंट लैंग्वेज डेवलपमेंट कहलाता है। अब यहां से आपको ऐसे प्रश्न मिल जाते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? लैंग्वेज कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? या आपको ऐसे प्रश्न भी मिल जाता है कई बार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज कंपोनेंट। इनमें से लैंग्वेज कंपोनेंट कौन सा नहीं है, जिसमें आपके 3 ऑप्शन में लैंग्वेज कंपोनेंट होते हैं और एक में कोई ऐसा वर्ड होता है जो लैंग्वेज कंपोनेंट नहीं है। तो यहां पर अगर आपको लैंग्वेज कंपोनेंट पता है तो आपको यह आंसर डिटेक्ट करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी कौन सा लैंग्वेज कंपोनेंट नहीं है। तो लैंग्वेज कंपोनेंट आपके 3 होते हैं। लैंग्वेज में आप क्या करते हैं? साउंड का प्रोडक्शन करते हैं। तो एक लैंग्वेज का कंपोनेंट है साउंड, आप इसको दूसरे शब्दों में प्रोनाउंसिएशन भी कह सकते हैं। अच्छा, आप साउंड किसके लिए निकालेंगे? वर्ड्स के लिए। और वर्ड्स को हम किसके लिए रखते हैं? वोकैबुलरी। तो इसका सेकंड कंपोनेंट है वोकैबुलरी। और जो इसका थर्ड कंपोनेंट माना जाता है दैट इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर एक सेंटेंस पैटर्न है जो कि आपको लैंग्वेज को यूज करने का एक पाथवे देता है। तो यहां पर हमें याद रखना, स्ट्रक्चर को हम क्या कह सकते हैं? ग्रामर। क्योंकि आपको जितने भी स्ट्रक्चर्स मिलते हैं वो सभी कहां पर मिलते हैं? ग्रामर के अंदर। तो यहां पर दूसरा प्रश्न आपको आ सकता है लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल्स कौन कौन सी होती हैं? आप खुद सोच के देखिए, आप लैंग्वेज में क्या क्या करते हैं? आप सुनते हैं, आप बोलते हैं, आप लिखते हैं और पढ़ते हैं। अच्छा, रीडिंग को मैंने पहले इसलिए लिखा है, मैंने बोला अभी पहले राइटिंग था लेकिन लिखा मैंने रीडिंग है। उसका कारण है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट एक सीक्वेंस में होता है जिसे हम कहते हैं LSRW। तो यह भी आपको याद रखना है, लैंग्वेज डेवलपमेंट एक सीक्वेंस में होगा। पहले आपको लिसनिंग डेवलप होगी, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग एंड देन राइटिंग। तो यह क्रम भी आपको याद रखना है और इसको आप LSRW से याद रख सकते हैं। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या हुआ? लैंग्वेज डेवलपमेंट का अर्थ हुआ डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स एंड लैंग्वेज कंपोनेंट्स। लैंग्वेज डेवलपमेंट को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स
एंड लैंग्वेज कंपोनेंट्स। यानी लैंग्वेज स्किल्स कौन कौन सी होती हैं? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इनका डेवलपमेंट या लैंग्वेज कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? साउंड, वोकैबुलरी, स्ट्रक्चर, इनके डेवलपमेंट को हम लैंग्वेज डेवलपमेंट कहते हैं, या फिर इसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है डेवलपमेंट ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लैंग्वेज डेवलपमेंट। यानी लैंग्वेज के सभी एस्पेक्ट्स का डेवलपमेंट लैंग्वेज डेवलपमेंट कहलाता है। अच्छा, अब ये एस्पेक्ट कौन कौन से हैं? तो लैंग्वेज में आपके 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन सिमेंटिक एस्पेक्ट, सेकंड वन फोनेटिक एस्पेक्ट, थर्ड वन फोनेटिक कम ग्राफिक एस्पेक्ट, एंड फोर्थ वन ग्राफिक एस्पेक्ट। So you can say development of semantic, phonetic, phoneticum graphic और graphic aspect is called language development। अब ये aspects हैं क्या? semantic का क्या अर्थ है, phonetic का क्या अर्थ है, ये भी हमें समझना है, कुछ अलग चीज नहीं है। जो चीज यहां पर बोली गई है वही चीज आपकी यहां पर भी है। यदि वो आपसे पूछता है semantic aspect, तो इसका सीधा सीधा मतलब listening से है। semantic aspect is concerned with listening, phonetic का अर्थ स्पीकिंग से है, फोनेटिकम ग्राफिक का अर्थ रीडिंग से है, और ग्राफिक एस्पेक्ट कौन सा है? द लास्ट वन राइटिंग। आपसे कई बार ऐसे ही पूछ लेता है, अ टीचर टीचेस अ लर्नर हाउ टू प्रोनाउंसिएट अ वर्ड, हाउ टू शेयर इंफॉर्मेशन, और हाउ टू आस्क फॉर थिंग्स। Which aspect of language development she is trying to develop in her learners? तो यहां पर टीचर लैंग्वेज का कौन सा एस्पेक्ट लर्नर्स में डेवलप करना चाहती है? यदि वो बच्चों को यह सिखाती है किसी वर्ड को प्रोनाउंसिएट कैसे करना है, इंफॉर्मेशन शेयर कैसे करनी है, कोई वस्तु कैसे मांगनी है, तो यहां पर आप देख रहे हैं स्पीकिंग की बात हो रही है, इसका मतलब फोनेटिक एस्पेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे प्रश्न भी आपको लैंग्वेज में अक्सर मिल जाते हैं। अब दूसरा इसका डेवलपमेंट क्या बचा? लिटरेचर डेवलपमेंट। मैंने आपको 2 तरह के डेवलपमेंट बताए लैंग्वेज में, एक तो हो गया लैंग्वेज डेवलपमेंट और दूसरा लिटरेचर डेवलपमेंट। तो लिटरेचर को डेवलप करना भी लैंग्वेज टीचिंग का एक गोल होता है। इसमें आपको कुछ खास याद नहीं रखना है। लिटरेचर डेवलपमेंट का अर्थ है डेवलपमेंट ऑफ प्रोज एंड पोइट्री। आप खुद सोचिए लिटरेचर क्या होता है? या तो आप उसे प्रोज कहते हैं या आप उसे पोइट्री कहते हैं। यानी साहित्य के क्षेत्र में मिला हुआ हर योगदान आपका लिटरेचर डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। इज दैट क्लियर? जैसे आपकी शॉर्ट स्टोरीज, एसेज, या फिर आप कह सकते हैं पोएम्स, और यू कैन से ड्रामास, एपिक्स, तो बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो यहां से आपके कम से कम 1 या 2 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। आप इन चीजों को पूरी तरह से राइट डाउन कर लें, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंटरेस्टिंग चीजों के साथ फिर से आएंगे। तब तक के लिए अगर आप में से कोई न्यू है जिसने कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।